हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय 6 का आणविक आधार, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की चल रही है हम लोग की, और आज हम लोग वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए चालू करें। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोसाइड एक साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। हमारा डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पॉलीमर है, बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। ये बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं न्यूक्लियोसाइड और इससे जब जुड़ जाती है फॉस्फेट तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग इसको देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड किसका बना। तो न्यूक्लियोसाइड में ये देखिए, एक हो गई आपकी पेंटोज शुगर, आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरे यहाँ पे इसके कार्बन एटम पे, ये पहला कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन एटम। यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है कि OH ग्रुप है। अगर OH ग्रुप है तो ये राइबोज है, अगर यहाँ पे H है तो ये डीऑक्सीराइबोज है। इससे जब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की सहायता से जुड़ता है कौन? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस आप जानते हैं, प्यूरिन्स हो सकते हैं, पाइरिमिडीन हो सकते हैं। प्यूरिन्स में आपके क्या क्या आते हैं? प्यूरिन्स में आपके एडिनिन, ग्वानिन आते हैं, पाइरिमिडीन्स में आपके साइटोसिन, थाइमिन आते हैं। तो साइटोसिन और थाइमिन आपके पाइरिमिडीन हैं और प्यूरिन्स में आपके एडिनिन और ग्वानिन हैं। ठीक है जी। जब इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे पांचवें कार्बन एटम पे OH ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा और इनके बीच में बन जाएगा एस्टर बॉन्ड। ठीक है जी, ये वाला बॉन्ड एस्टर बॉन्ड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी तरह से एक के पीछे दूसरा न्यूक्लियोटाइड और दूसरे के बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड इसी तरह क्रम से जुड़ के बहुलक बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? उसको फिर बोलेंगे डीएनए का एक स्ट्रैंड। तो ये फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन से और अपने आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ती है तो दो एस्टर बॉन्ड बने, इसीलिए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है जी। फिर से देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा इम्प्रेशन जो था नीचे लिखे होने की वजह से इतना साफ नहीं था। ये फिफ्थ, ये जुड़ गया फॉस्फेट इससे, ये थर्ड कार्बन है। ये वाला फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है और अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ा। ये थर्ड कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। इसके पीछे एक और न्यूक्लियोटाइड आया, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट, तो अपने से आगे वाले थर्ड से और अपने वाले फिफ्थ से, ये थर्ड है। इस तरह से ये एक रज्जुक बन जाएगा और इधर दूसरा रज्जुक होगा। ठीक है जी। तो ये आपसे पूछा गया है डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं। हमारा जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर डाइएस्टर बॉन्ड से, क्योंकि एक फॉस्फेट अपने से आगे वाले शुगर मॉलिक्यूल से भी जुड़ा और अपने सामने वाले से भी जुड़ा। एक डीएनए अणु में फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड के शुगर अवशेषों के फिफ्थ कार्बन से और अगले न्यूक्लियोटाइड के शुगर अवशेष के थर्ड कार्बन से, और बंध कौन सा है? फास्फोडाइएस्टर बंध। तो अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से और अपने से आगे वाले के थर्ड कार्बन से, और ये बंध कौन सा है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये नाभिक में मौजूद अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए पहली बार 1869 में पहचान किया गया। किसके द्वारा पहचान किया गया और उसने इसका नाम दिया, और क्या नाम दिया? तो सबसे पहले
नाभिक में मौजूद है कोई अम्लीय पदार्थ, डीएनए है जो अम्लीय पदार्थ के रूप में मौजूद है। 1869 में किसने इसको खोजा था? मिशर ने, और उसने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो यहाँ पे आपका आएगा मिशर और यहाँ पे आएगा न्यूक्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा युगल गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो पेयर सही नहीं है? प्यूरिन्स में एडिनिन गुआनिन, बिल्कुल ठीक है। पाइरिमिडीन्स में साइटोसिन यूरेसिल, ठीक बात है। न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन और थाइमोसिन, न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन और थाइमोसिन, और डीएनए हमारा अम्लीय मतलब एसिडिक हमारा बायोमोलिक्यूल। तो प्यूरिन्स में एडिनिन गुआनिन, ठीक बात है। पाइरिमिडीन्स में साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल, ये बात भी ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसाइन और थाइमोसाइन, यहाँ पे थाइमिडीन होना चाहिए, थाइमोसाइन नहीं। एडिनोसाइन तो ठीक है, एडिनोसाइन और गुआनोसाइन कहलाता है, लेकिन ये वाला जो थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड बनता है वो थाइमिडीन कहलाता है, थाइमोसिन नहीं कहलाता। तो ये गलत है हमारा मेल। ठीक है जी, आंसर हो गया हमारा कौन सा? ये वाला सी, फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी युग्म न्यूक्लिक अम्लों के क्षारकों का उनके सामने उल्लेखित श्रेणी से गलत मिलान किया गया? ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। तो गुआनिन और एडिनिन प्यूरिन्स हैं, ठीक बात है। प्यूरिन्स में एडिनिन और थाइमिन, ये गलत है, गलत मिलान है। पाइरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक बात है। यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक बात है। तो साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन ये पाइरिमिडीन्स हैं। एडिनिन गुआनिन प्यूरिन्स हैं। यहाँ पे प्यूरिन में एडिनिन के साथ थाइमिन लिखा, थाइमिन प्यूरिन नहीं है। तो ये जो है हमारा लेख गलत है। ठीक है जी, नीट 2016 का ये क्वेश्चन था। देखिए नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया है हम लोग को मतलब नीट एस्पायरेंट्स को। चलते हैं आगे। वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रस्तावित किया और नोबेल पुरस्कार जीता। बहुत अच्छी बात है जी। 1953 में डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रस्तावित किया, नोबेल पुरस्कार जीता। उनका ये डीएनए मॉडल विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा तैयार किए गए डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर आधारित था, एक्सरे विवर्तन डाटा पर आधारित था, ठीक बात है। चारगाव का आधार तुल्यता नियम पर आधारित था, चारगाव का आधार तुल्यता नियम पर आधारित था। ग्रिफिथ का परिवर्तन प्रयोग पर आधारित था, नहीं। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल के प्रयोग पर आधारित था, नहीं। और चारगाव का आधार तुल्यता नियम पर, चारगाव का जो रूल्स था, चारगाव रूल्स मैथ्यू मिचेल्सन के, इन्होंने जो वॉटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया वो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर आधारित था। तो हमारा जवाब ये हो जाएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर आधारित था। हालांकि चारगाव के नियम के इन्होंने साथ में उसको भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी किया था और उसको भी ध्यान में रखा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उनका डीएनए मॉडल किस पे आधारित था? विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर आधारित था। ओके जी। यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडिनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो एक डीएस डबल स्ट्रैंड डीएनए में, यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो एडिनिन का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा गया। देखिए डबल स्ट्रैंड डीएनए अकॉर्डिंग टू चारगाव रूल, एडिनिन और गुआनिन हमेशा इक्विमोलर होते हैं साइटोसिन और थाइमिन के। प्यूरिन्स का सम टोटल एडिनिन गुआनिन, दैट इज प्यूरिन्स में एडिनिन गुआनिन, वो साइटोसिन और थाइमिन के सम टोटल के बराबर होगा। ठीक है जी। फिर एडिनिन हमेशा थाइमिन से बेस पेयरिंग करता है, तो एडिनिन की जितनी मात्रा होगी वो थाइमिन के बराबर होगी, और हमारा गुआनिन की जितनी मात्रा होगी वो साइटोसिन के बराबर होगी। अब इसमें बोला जी 20% साइटोसिन है, इसका मतलब 20% अगर साइटोसिन है तो 20% गुआनिन भी है। 40% हमें कंपोजिशन उसकी पता लग गई। रेस्ट ऑफ द अमाउंट 60% बचा, और 60% में जो बचा है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिनिन और थाइमिन, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन हम पता लगा चुके हैं। तो 60% में हमारा एडिनिन और थाइमिन है और बराबर बराबर होंगे, तो 30% आपका एडिनिन है और 30% ही हमारा थाइमिन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें एडिनिन का प्रतिशत कितना है? 30% होगा एडिनिन। आगे चलता हूँ। डीएनए के एक अणु में पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में,
तो डीएनए आप जानते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक। इसमें एक स्ट्रैंड में ए प्लस टी डिवाइडेड बाय सी प्लस जी, ठीक है जी, उसका अनुपात जो है 0.3 है। तो कुल डीएनए मॉलिक्यूल का ए प्लस जी और टी प्लस सी अनुपात क्या होगा। तो ये यहाँ पे आपने ये जो दे दिया है हमें डाटा, ये आपको बरगलाने के लिए दे दिया है। डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का AG/TC रेशियो ए प्लस जी और टी प्लस सी हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि एडिनिन ग्वानिन हमेशा इक्विमोलर होंगे साइटोसिन थाइमिन के। ये प्यूरिन्स हैं, ये पिरिमिडिन्स हैं, बराबर होंगे, तो हमेशा 1 होगा अनुपात। ये आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि आप थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अगर आपसे सीधे ही पूछता कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में AG और TC रेशियो क्या है, A प्लस जी, अगर A 30% है तो इसका मतलब थाइमिन भी 30% है, ग्वानिन 20% है, तो इसका मतलब है साइटोसिन भी 20% है, ठीक है जी। तो 30 + 20 50, 30 + 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 50, ये आपका आ गया 1। तो हमेशा क्या होता है, अनुपात 1 होता है। प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स का अनुपात डबल स्ट्रैंड डीएनए में 1 होता है। तो ये वाला जो आपको दे दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अगर ये नहीं भी देता और आपसे सीधे पूछ लेता कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल में AG/TC रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होता 1 होगा। आगे चलता हूँ। यदि डीएनए के एक रज्जु में चारों अक्रम AT GA CT GTC है, तो पूरक किस्म में आधारों का क्रम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि A के अपोजिट हमेशा T आएगा, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी का यहाँ पे पालन किया जाता है। G के अपोजिट C आएगा, A के अपोजिट T आएगा, C के अपोजिट G आएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, तो आपको पता हो जाएगा क्रम। तो ये वाला हमारा TAC TGA, ये वाला हमारा सही आंसर है, इसको आप चुन लीजिए। इसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उस पर TAC TGA CAG ये बनेगा हमारी सीक्वेंस, ये वाली ठीक है। आगे चलता हूँ। दिया गया प्रवाह चार्ट दर्शाता है कि जैव अणुओं के बीच आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह। बिल्कुल ठीक बात है। प्रक्रियाओं की पहचान करें, तो इसमें ये देखिए कि इन प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ये कह रहा है, ये दिया गया प्रवाह चार्ट दर्शाता है जैव अणुओं के बीच आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह। तो डीएनए पर डीएनए का बनना वो कहलाता है प्रतिकृति। डीएनए पर डीएनए का बनना वो कहलाती है प्रतिकृतियन या प्रतिकृति, ठीक है जी। ये डीएनए पे आरएनए का बनना अनुलेखन, डीएनए पे आरएनए का बनना अनुलेखन, ठीक है। और उसके बाद ये जो सी है मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हो जाएगा रिवर्स विपरीत अनुलेखन, रिवर्स अनुलेखन, वापस अनुलेखन। और डी ये हो जाएगा मैसेंजर आरएनए के अनुवाद से प्रोटीन बनती है, तो डी हो जाएगा हमारा अनुवाद। देखिए डीएनए पे डीएनए का बनना रेप्लिकेशन प्रतिकृति बना, डीएनए पे आरएनए का बनना अनुलेखन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स अनुलेखन। तो सबसे पहले प्रतिकृति, प्रतिकृति के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर अनुवाद। ये वाला हमारा ठीक है, इस वाले को चुन लीजिए आप, ठीक। सेंट्रल डोग्मा, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही है। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसी होती हैं? हिस्टोन्स प्रोटीन हमारी पॉजिटिवली चार्ज हैं और बेसिक होती हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए इस पे लिपट जाता है क्या हमारा डीएनए का रज्जु, क्योंकि डीएनए का रज्जु निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये हमारी हिस्टोन्स प्रोटीन बेसिक हैं और पॉजिटिवली धनात्मक चार्ज हैं। न्यूक्लियोसोम किससे बनता है? न्यूक्लियोसोम में आप जानते हैं कि ये आपके 8 हमारे हिस्टोन्स प्रोटीन है, उस पे डीएनए के लिपटने से न्यूक्लियोसोम बनता है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम, ठीक है जी। ये डीएनए की पैकेजिंग में आपसे सवाल ये किया गया है। चलिए आगे चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखे जाने वाला क्रोमेटिन में यह संरचना जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो मन के धागे में मन के
धागे में मनके के समान जो दिखाई देता है वो मनके क्या है, आपको ऐसे दिखाई देगा बीड्स। ये बीड्स जो है न्यूक्लियोसोम है और ये लिंकर डीएनए है। न्यूक्लियोसोम के बीच में जो होता है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लिंक कड़ी, लिंकर डीएनए। ठीक है भाई, ये है ऐसे 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 मान लीजिए, और ये आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियोसोम, धागे और धागे में मनके। ये दो मनकों के बीच में जो धागा है ये कहलाता है लिंकर डीएनए। ठीक है, तो बीड्स की ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। क्रोमैटिन के ढीले पैक और हल्के रंग वालों को हम लोग हीट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, हल्के वालों को हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं। हीट्रोक्रोमैटिन सघन होते हैं और गाढ़े होते हैं, तो हल्के रंग वालों को हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं। और ये हल्के हैं और ये सघन नहीं है, विरल हैं, तभी इस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। यूक्रोमैटिन पे अनुलेखन होता है, हीट्रोक्रोमैटिन पे अनुलेखन नहीं होता। हीट्रोक्रोमैटिन वो भाग है। ये डीएनए पैकेजिंग में आपके दिया गया कि डीएनए पैकेजिंग में आप देखेंगे कि कहीं कहीं डीएनए एकदम सघन गाढ़ा कलर का दिखाई देगा, डेंसली पैक होगा, सघन होगा, और कहीं कहीं विरल होगा, हल्के रंग का होगा। जहाँ जहाँ विरल है वो जगह यूक्रोमैटिन कहलाती है। और यूक्रोमैटिन जो है अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। जबकि जहाँ पे गाढ़ा है, सघन है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो क्रोमैटिन के सघन और हरे गहरे रंग को हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये बात भी गलत है। क्रोमैटिन के सघन और गहरे रंग को हम लोग क्या कहलाते हैं, हीट्रोक्रोमैटिन कहलाते हैं। एक विशिष्ट न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स होता है, तो यही सही है। तो केवल कथन 3 सही है, कथन 1 व 2 गलत हैं, लेकिन कथन 3 सही है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। हीट्रोक्रोमैटिन के बारे में गलत कथन, सघन रूप से भरा हुआ, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ, सघन भरा होता, ठीक है। गहरे रंग का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के रूप से निष्क्रिय है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के रूप से सक्रिय जो होता है यूक्रोमैटिन होता है। याद रखने का तरीका याद रखिएगा, इसको अगर भूलिएगा नहीं। यू आर ऑलवेज एक्टिव, हम कहेंगे यू आर ऑलवेज एक्टिव, तुम हमेशा सक्रिय रहते हो। यू आर ऑलवेज एक्टिव, आप हमेशा कहें कि एनर्जेटिक रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो यूक्रोमैटिन जो पार्ट है वो हीट्रोक्रोमैटिन की तुलना में एक्टिव है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। वर्ष 2003 में इसकी खोज के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसके? 1953 में डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि इन्होंने, वॉटसन और क्रिक ने। तो वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की है, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन आणविक जीव के केंद्रीय सिद्धांत का पालन नहीं करता? आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा कहता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। डीएनए से फ्लो करके आरएनए में आई और आरएनए से फ्लो होकर उसके ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन। ये इन्फॉर्मेशन बैक फ्लो नहीं हो सकती। ये कहलाता है आपका आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। तो कौन पालन नहीं करता? हमारे वो वायरसेस पालन नहीं करते जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, वो वायरस इसका पालन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे आरएनए से डीएनए बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो उसके लिए जिम्मेदार है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो ये वाले वायरस रिट्रोवायरस कहलाते हैं। ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है वो रिट्रोवायरस कहलाते हैं। और HIV इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर होगा HIV। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अभी बात हुई हम लोगों की कि न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। इंसुलिन के उत्पादन के लिए जीन शरीर की हर कोशिका में मौजूद है, ठीक बात है। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोटाइड से नहीं बना। न्यूक्लियोसोम किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। तो यही कथन असत्य है। आगे चलते हैं जी। डीएनए में, बी डीएनए में हेलिक्स का एक मोड़ लगभग होता है। तो बी स्ट्रक्चर जो कहलाता है डीएनए का, उसमें हेलिक्स, ये जो हमारा घूम के 360 घूम के फिर से
वापस उसी पॉइंट पे आ गए हम। ये बात अलग है कि डिस्प्लेस हो गए, ऊपर भी चढ़ गए, घूमे तो हैं ही हैं, साथ में ऊपर भी चढ़ गए। तो जिस पॉइंट पे चले थे उस पॉइंट पे वापस आ गए। तो ये उतनी देर में ये 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो जाता, ये 3.4 नैनोमीटर विस्थापित हो जाता है। और उसके बीच में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमारा जवाब है बी, डीएनए में हेलिक्स का एक मोड़, हेलिक्स का एक टर्न कि लगभग कितना दूरी है, कितना विस्थापित हो जाता, 3.4 नैनोमीटर। ओके, आगे डीएनए अणु के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का क्या मतलब है? अभी आपको बताया था मैंने कि इसका रज्जु कैसा बना, इसका रज्जु कैसा बना, एन, और ये कार्बन यहाँ पे 5वें वाले फॉस्फेट, इसके पीछे एक न्यूक्लियोटाइड और आया। फिर से एक बार बता देता हूँ, शुगर है ये राइबोस, पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर राइबोस हो सकती है या डीऑक्सी राइबोस। तो आरएनए में आपके राइबोस शुगर है, डीएनए में आपके डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये बेसिकली पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर वो शुगर है जिसमें 5 कार्बन एटम है। तो पहला कार्बन एटम, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इससे लगा ये 5वें कार्बन से जब ये वाले शुगर से नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से। नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन हो सकता है, पाइरिमिडीन हो सकता है, प्यूरिन में एडिनिन हो सकते हैं, ग्वानिन हो सकते हैं, पाइरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन हो सकता है। अगर ये डीएनए है, अगर ये आरएनए है, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। जय माता दी। ये पूरा हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड जब ये इससे लग गया। अब इसके CH2OH, इसके साथ फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस ग्रुप कह लीजिए, या फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, OH इससे निकल गया, H इससे निकल गया, O को ये लोग साझा करने लगे, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे 3rd कार्बन पे OH है। अब इस OH में फिर से एक एस्टर बॉन्ड बन सकता है, एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये। तो फास्फोरस जो है ये अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से, एक क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने किया है, अपने वाले के 5th और अपने से आगे वाले के 3rd कार्बन से अटैच है। ठीक है जी, ये आपका 3rd। अब देखिए इसके पीछे एक और आ गया, अपने वाले के 5th और अपने से आगे वाले के 3rd। इसके पीछे एक और आ गया, ये अपने वाले के 5th और अपने से आगे वाले के 3rd कार्बन से। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, जुड़ते चले गए। तो अपनी बुक में शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर। तो ये नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ। ओके, वेरी गुड, शाबाश, समझदार। तो ये बन गया हमारा, कहते हैं कि इसकी बैकबोन, ये रज्जु, पृष्ठ रज्जु किसने बनाया? बैकबोन बनाई शुगर फॉस्फेट ने, नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ है। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस। तो एक ये जो हमारा रज्जु है उसकी पोलैरिटी इधर की तरफ क्या है? ये 5th कार्बन पे यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरस। 5th कार्बन है ये फास्फोरस, ये कहलाएगा 5th प्राइम एंड। ये 5th प्राइम एंड और 3rd प्राइम एंड ये शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन एटम की नंबरिंग के हिसाब से हैं। इधर है 5वां कार्बन और यहाँ पे है 3रा कार्बन। ठीक, तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर है और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर है, इसलिए ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है बेटा, इसका मुंह नीचे की तरफ। ये लो, नाइट्रोजन इधर, ये अपने वाले 5th कार्बन से फास्फोरस, उसके आगे एक और आ गया, देखिए मुंह नीचे। नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस AT हो सकता है, इधर A, इधर T, इधर C, इधर G, उसी हिसाब से देख लीजिए। तो ये वाला हमारा, ये 3rd कार्बन, ये फास्फोरस देखिए अपने वाले से 5th और अपने से आगे वाले से 3rd। अब ये अपने वाले से यहाँ कार्बन, अपने वाले से 5th और अपने से आगे वाले से 3rd, इसका मुंह नीचे, ये 3rd से जुड़ गया। ठीक है जी, तो फास्फोरस शुगर का इधर भी बनता चला गया, नाइट्रोजनस बेस अंदर, नाइट्रोजनस बेस अंदर। तो एक रज्जु का मुंह इधर, एक रज्जु का मुंह इधर, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा चिकड़ पिकड़ हो गया था वहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस 5th कार्बन, ये हो गया
फास्फोरस, ये थर्ड कार्बन, फास्फोरस अपने वाले फिफ्थ से, अपने से आगे वाले थर्ड से, इधर नाइट्रोजनस बेस, फिर से एक बना दीजिए, इधर नाइट्रोजनस बेस अपने वाले फिफ्थ से, अपने से आगे वाले थर्ड से। अब इसके अपोजिट बना दीजिए यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस, ये मानिए ए है, ये टी है, तो इनके बीच में 2 बॉन्ड, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, फास्फोरस का मुंह इधर। अब आप इसके पीछे एक और बना दीजिए, बनाते चलिए, ठीक है जी। अपने वाले के फिफ्थ और अपने से आगे वाले से थर्ड, ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये नाइट्रोजन है, ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस पर फिर एक बना दीजिए, बनाते चलिए, शाबाश। नाइट्रोजनस बेस अपने वाले, यहाँ पे हमारा कार्बन अपने वाले फिफ्थ और अपने से आगे वाले से थर्ड। देखिए एक का मुँह इधर, एक का मुँह इधर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो डीएनए हेलिक्स में एक मोड़ की बात हो गई, एंटीपैरेलल का है। दोनों डीएनए की शुरुआत में फॉस्फेट ग्रुप विपरीत स्थिति में होते हैं, इसका ये मतलब है। नीट का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से मैंने कोशिश करी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वॉटसन किंग ने डीएन डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया, बहुत अच्छी बात है, नोबेल पुरस्कार जीता, ये उससे भी अच्छी बात है। उनके डीएनए का मॉडल किस पे आधारित था? तो उनके डीएनए का मॉडल ये पीछे हम लोगों को देखने को मिला था, विल्किंस फ्रैंकलिन द्वारा, इस पे भी आधारित था। 4 घाव के बेस तुल्यता नियम मैंने आपको वहाँ पे बताया था, क्योंकि वहाँ पे केवल एक को चुनना था, तो मेन तो बेस था उसका विल्किंस और फ्रैंकलिन का, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, बट दे आल्सो कंसीडर द 4 घाव कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। बेस तुल्यता रूल, बेस तुल्यता रूल क्या कहता है? बेस तुल्यता रूल कहता है A + G इज इक्वल टू C + T। बेस तुल्यता रूल ये कहता है, एंड आल्सो A इज इक्विमोलर टू T एंड C इज इक्विमोलर टू G। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का साइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का साइन है। ये ना कहना कि सर आपने यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगाए, बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये इक्वल का साइन है। और हमेशा शुगर जो होता है फॉस्फेट इक्विमोलर होता है, ये सारी बातें बताई हैं आपको किसने? 4 घात में। तो इन 2 पे आधारित था, 1 और 2 को कर लीजिए आंसर, आगे बढ़िए, 4 नंबर जेब में डालिए। आनुवंशिक सामग्री की खोज। अब हम लोग एक आपके टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे टॉपिक पे आ गए। परिवर्तन की प्रक्रिया किस एंजाइम द्वारा? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। परिवर्तन का मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्म हो गया था, जीव रूपांतरित हो गया था, तो उसकी किस एंजाइम से प्रभावित नहीं होगी? आरएनए से नहीं होगी, पेप्टिडेज से नहीं होगी, लाइपेज से नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो कर रहा है रूपांतरण, और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, और डीएनए का पाचन हो जाएगा डीएनए से। डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो कौन से एंजाइम से प्रभावित नहीं होती? आरएनए से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये आरएनए का डाइजेशन करेगा। फिर से समझो, आरएनए किसको डाइजेस्ट करेगा? आरएनए को। तो आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल था नहीं, पेप्टिडेज किस पे एक्ट करेगा? पेप्टिडेज एक्ट करेगा प्रोटीन पे, तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं। लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? लिपिड पे। तो ये तीनों के अगर हम एंजाइम प्रयोग कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो बाधित नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। आंसर मिल गया आपको। चलिए, यह सिद्ध करने के लिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, हर्शी एंड चेज ने अपने प्रयोग में किन समस्थानिकों का प्रयोग किया था? तो सल्फर लिया था उन्होंने 35, फास्फोरस लिया था 32। इसको टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड एक अणु द्वारा आनुवंशिक पदार्थ सामग्री के रूप में कार्य करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो इट कैन रेप्लिकेट, ये अपनी प्रतिलिपि बना सके। इट कैन रेप्लिकेट, प्रतिलिपि बना सके। म्यूटेशन को अलाउ करे, उत्परिवर्तन को। म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन इज द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन, इवोल्यूशन, और वेरिएशन से आ रहा है इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग कह सकते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होने से वेरिएशन आएगा, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होगा। ठीक है। इसके अलावा ये रासायनिक रूप से और आणविक रूप से स्थिर होना चाहिए। मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। तो प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होना चाहिए, संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। इस बात को आपने साबित कर दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से कि हीट कर देने पे भी
उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये धीमे उत्परिवर्तन को स्लो म्यूटेशन को अलाउ करे और मेंडेलियन कैरेक्टर को व्यक्त करे, मेंडल के नियमों का पालन करे। तो चारों का इसको चारों ही इसमें गुण होने चाहिए। निम्नलिखित में सही कथन चुने। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों उत्परिवर्तन, इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। सही कथन है आरएनए अस्थिर होने की वजह से तेज दर से, बिल्कुल ठीक बात है। आरएनए डीएनए की तुलना में कम स्थिर है, अस्थिर है। क्यों? क्योंकि एक तो आरएनए में आपको यूरेसिल मिल रहा है, डीएनए में आपको थाइमिन मिल रहा है। और आरएनए में राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में 5th ये जो पेंटोज की टाइप राइबोज शुगर है, 2nd कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आरएनए में। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाईली रिएक्टिव है, सक्रिय है, तो इस वजह से आरएनए एज कम्पेयर टू डीएनए लेस स्टेबल है। तो आरएनए स्थिर है, आरएनए उत्प्रेरक गुण दिखाता है, आरएनए कहीं कहीं कैटालिस्ट की तरह काम करता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल की उपस्थिति आरएनए को स्थायित्व प्रदान करती नहीं, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल की उपस्थिति आरएनए को डिटोरिएट करती है, उसको अस्थायी बनाती है। तो कौन सा कथन 1, 2, 3 सही है? 1, 2, 3 का चयन कर लीजिए। आगे चलिए। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए के अंतिम परिणाम किसके प्रयोग द्वारा है? डीएनए, ये चीज़ किसने सिक्का बंद मोहर की तरह स्थापित कर दी कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को साबित कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया था उन्होंने, कोई भी उसमें अब वो नहीं थी शक व शुबा। टेलर ने क्रोमोसोम प्रतिकृति के संरक्षित प्रतिकरण को साबित करने के लिए किस पे प्रयोग किया था? तो विंसा फेबा पे किया था, विसिया फेबा पे। ये आपकी बुक की लाइन है। हर्शे चेस प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सल्फर प्रोटीन में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं। हाँ जी, सल्फर 2 अमीनो एसिड में मिलता है आपको, सिस्टीन और मिथियोनिन, और अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। तो सल्फर प्रोटीन में तो मिलता है, डीएनए में नहीं। फास्फोरस डीएनए में फास्फोरस डीएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं। फास्फोरस डीएनए में मौजूद होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं। ये होना चाहिए आपका यहाँ पे मतलब जो है कहिए कि लेकिन प्रोटीन में नहीं होता। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, मिसप्रिंट है, उसको मैं लगे हाथ यहाँ पे ठीक भी कर देता हूँ। हाँ जी, फास्फोरस डीएनए में मौजूद होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं। ठीक बात है ये भी। फास्फोरस केंद्र प्रसारक के बाद सतह पर तैरने वाले में समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद फास्फोरस सतह पर तैरने वाले में नहीं मिलेगा। हाँ जी, फास्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? फास्फोरस आपका डीएनए का, और डीएनए किस में चला गया? बैक्टीरियल सेल में। तो जब आप इसका आखिरी में आके ब्लेंडेड एजिटेट करने के बाद, ब्लेंडर से एजिटेट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो बैक्टीरियल सेल हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगी, तो रेडियो एक्टिविटी नीचे मिलेंगी। ऊपर आपको खाली वायरस के खोल मिलेंगे जो प्रोटीन के हल्के होने की वजह से ऊपर, तो ऊपर आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, नीचे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। साथ समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझ लो। ये मानिए कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने आखिरी में आके ये जो हमारे बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, अब आपने उनको ब्लेंडर से एजिटेट किया और आपने कर लिया क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बैक्टीरियल सेल हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगी। उसके अंदर आ गया है बैक्टीरिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए। रेडियो एक्टिविटी नीचे सतह पे ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इसमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको ये जो हमारा वायरस था उसके खाली खोल मिलेंगे, और खाली खोल किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो खाली खोल प्रोटीन के जो बने हैं उनमें आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये बात भी ठीक है। बैक्टीरियोफेज की संतति पीढ़ी में और बैक्टीरियोफेज की संतान में ये आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। सल्फ़र आगे जाएगा क्योंकि सल्फ़र जाएगा, ये संतान में सल्फ़र नहीं जाएगा। तो कौन सा सही है? कथन सही है। हमारे 3 कथन सही हैं, 1, 2 और 3। बैक्टीरियोफेज की संतान में सल्फ़र ये मिलेगा 35 नहीं भैया, सल्फ़र तो आ गया किसमें? प्रोटीन के कोट में। रेडियो एक्टिविटी हो तो उसमें आ गई, तो S35 प्रोटीन के कोट वो तो ऊपर रह गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। चलूँ आगे बात समझ में आई बेटा? हाँ, हर्शे चेस प्रयोग के बारे में कौन सा कथन जीवाणु भोजियों के लिए सही नहीं है?
अच्छा जी, रेडियो एक्टिव लेवल वाला प्रोटीन फेस कोट में नहीं बैक्टीरिया में पाया गया। रेडियो एक्टिव वाला प्रोटीन फेस कोट में मिलेगा, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, तो सही नहीं है। रेडियो एक्टिविटी लेवल वाला डीएनए बैक्टीरिया में पाया गया, ठीक बात है। रेडियो एक्टिविटी लेवल बैक्टीरिया में पाया जाएगा। डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ लेबल किया गया था, ठीक बात है। प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ लेबल किया गया था, ठीक बात है। ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक अणु जो अनुवंश के रूप में काम करता है, उसमें कौन से लक्षणों को पूरा करना चाहिए? नीट का क्वेश्चन है 16 का। संरचनात्मक और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए? नहीं भैया, स्थिर होना चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी विकास के लिए धीमे उत्परिवर्तन की गुंजाइश हो, ठीक है। स्वयं को मेंडेलियन परतों के रूप में व्यक्त करता हो, ठीक है। अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, ठीक है। तो BCD स्टेटमेंट ठीक है कि विकास के लिए धीमे उत्परिवर्तन की गुंजाइश हो, हाँ ठीक बात है। स्वयं को मेंडेलियन परतों के रूप में व्यक्त कर सकता हो, ठीक बात है। अपनी प्रतिकृति बना सकता हो, ठीक बात है। रासायनिक और संरचनात्मक रूप से अस्थिर नहीं भैया, स्थिर होना चाहिए। आनुवंशिक सामग्री में डीएनए होता है, इसका स्पष्ट परिणाम किस पे अध्ययन से आया था? तो इसका स्पष्ट परिणाम आया था बैक्टीरियल वायरस के अध्ययन। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज पर जब अध्ययन किया गया तो इससे ये चीज़ सिद्ध हो गई कि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए की असंरक्षित प्रतिक्रियन की पर किसने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मैथ्यू मिचेल्सन और स्थाल ने, और ई कोलाई पे उन्होंने काम किया था। रूपांतरी प्रयोग वही ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल सबसे पहले निम्नलिखित में कि साल्मोनेला टाइफाइमोरियम पे, जो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है, साल्मोनेला टाइफाइमोरियम पे इस पे काम किया गया था। एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी द्वारा पाया गया न्यूक्लियोकोकस का रूपांतरी सिद्धांत क्या था? तो इन्होंने क्या चीज़ साबित करी थी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इस बात को स्थापित किया था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि साइंटिफिकली प्रूव किसने किया? हर्शी एंड चेज ने किया, ठीक है। ग्रिफिथ प्रभाव क्या है? ग्रिफिथ प्रभाव है जीवाणु का रूपांतरण। जीवाणु ने अपना रूप बदल लिया, रूपांतरण हो गया जब उसमें डीएनए आ गया, बाहर से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ग्रिफिथ के प्रयोग में इंजेक्शन लगाने से चूहे की मृत्यु हो गई। तो ताप से मृत एस प्रभेद, हीट किल्ड एस वेरिएंट, ताप से मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ जोड़कर ताप से मृत आर प्रभेद, जीवित आर स्ट्रेन। तो ताप से मृत जो विरुलेंट था हमारा स्मूथ कॉलोनी वाला, और आर प्रभेद, और आर वेरिएंट जो है आर लाइव आर, और हीट किल्ड एस, इसको जब इकट्ठे जोड़कर दिया गया तो भैया हमारे ये जो हीट किल्ड एस प्रभेद है, इससे इसका जेनेटिक मटेरियल आर प्रभेद में गया और आर प्रभेद एस प्रभेद में बदल गया। उसने भी अपने चारों तरफ ये प्रोटीन एक कोट बना लिया, और इस कोट के बनने से आर स्ट्रेन हमारा स्मूथ कॉलोनी, आर कॉलोनी वाले बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में बदल गए, ठीक है। एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी के काम से पहले आनुवंशिक सामग्री किसको माना जाता था? प्रोटीन को माना जाता था। सल्फर के एकमात्र स्रोत के रूप में S15 युक्त माध्यम में पैदा होने वाले जीवाणु इसका समावेश दिखाते हैं। तो S35 में अगर मीडियम पे हम ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया, तो इसका समावेश किस में दिखाएंगे? वो डीएनए में नहीं दिखाएंगे, आरएनए में नहीं दिखाएंगे, प्रोटीन में दिखाएंगे। क्योंकि प्रोटीन किससे बनी है? अमीनो एसिड से, और सिस्टीन और मेथियोनिन हमारे अमीनो एसिड होते हैं। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में किस खोज ने साबित किया कि डीएनए आनुवंशिक मटेरियल है? किस बात से इस चीज़? तो आपने देखा कि सतह पर रहने वाले बैक्टीरिया की रेडियोधर्मिता आपको किस में मिली थी? जब आपने 32 फास्फोरस का इस्तेमाल किया। 32 फास्फोरस का इस्तेमाल करने से जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाएगा? मार्क्ड हो जाएगा। मार्क्ड हो जाने से वो डीएनए हमारा रेडियो एक्टिव हो गया और वही आगे जा रहा। तो बैक्टीरिया में रेडियोधर्मिता की उपस्थिति जब आपको देखने को मिली, जब फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया गया। तो इससे चीज़ साबित हो गई कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल आ गया है, किसका? बैक्टीरियोफेज का। तो ये बात साबित हो गई कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के अर्थ संरक्षी प्रतिक्रियन को सिद्ध करने में प्रयुक्त समस्थानिक थे। तो हमारे ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है, संरक्षित प्रतिक्रियन है, इसको साबित किया
मैथ्यू मिशेल्सन ने, स्टाल ने, और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था नाइट्रोजन का हाईवी। पहले N15 पे ग्रो किया, फिर N14 पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी। तो अर्ध संरक्षित प्रक्रिया ये सबसे पहले किस में दिखाया गया? पादप में कुकुरमुत्ता वायरस जीवाणु में। डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षी है, क्योंकि इसको अर्ध संरक्षी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड, ये जब डीएनए स्ट्रैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों रज्जुक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनका कॉम्प्लीमेंट्री रज्जुक बनता है। इस तरह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल बना उसमें दो रज्जुक में से एक रज्जुक तो पेरेंट का है, ये वाला पेरेंट का है ब्लू, एक नया बना, ये पेरेंट का है ब्लू, एक नया बना। तो नए बने अणु में एक स्ट्रैंड पैतृक होता है, दूसरा नया होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहलाते हैं, संरक्षी तरीका बोलते हैं प्रतिक्रयन का। टेलर ने क्रोमोसोम प्रतिकृति के अर्ध संरक्षित प्रतिक्रयन को जांचने के लिए किस पे प्रयोग किया? विसिया पावा पे प्रयोग किया था। अभी हम लोगों ने बात करी, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मैथ्यू मिशेल्सन और स्टाल प्रयोग में ई कोलाई कल्चर के बाद हल्के डीएनए की और हाइब्रिड डीएनए की समान मात्रा को देखा गया। देखिए, हल्के डीएनए पहले इन्होंने N15 पे ग्रो करा लिया, ये हैवी वाला है, उसके बाद इन्होंने N14 पे उसको शिफ्ट कर दिया। तो 20 मिनट के बाद ये दो रज्जुक अलग अलग हो गए और इस पे दो हल्के बन गए। दो हल्के मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये लीजिए। तो 20 मिनट बाद जितना भी डीएनए था वो कैसा था? हाइब्रिड था, दोनों का मिला जुला था, संकर था। अब उसके बाद अगला चरण में क्या होगा? अगले चरण में ये चार अलग अलग हो जाएंगे, दो ये और दो ये चार अलग अलग हो गए। अब इन पे फिर से बन जाएंगे हमारे चार नए N14 वाले। तो ये आपकी पोजीशन है 20 मिनट के बाद और ये आपकी पोजीशन है 40 मिनट के बाद। 20 मिनट में ई कोलाई अपना डिवीज़न कंप्लीट कर लेती। तो आफ्टर 20 मिनट जितना भी डीएनए है वो हाइब्रिड है, संकर है। और उसके 20 मिनट बाद और मतलब कुल इन ऑल 40 मिनट। तो 40 मिनट के बाद 50% आपका संकर है और 50% हल्का है। और 60 मिनट पे क्या पोजीशन हो जाएगी? 60 मिनट पे 25% आपका रह जाएगा संकर वाला और 75% हो जाएगा हल्का। और 80 मिनट पे क्या हो जाएगी? 12.5 हो जाएगा ये आपका संकर वाला और 87.5 हो जाएगा आपका हल्के वाला। तो ये लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो 40 मिनट पे बराबर देखेगा भैया। 20 मिनट पे टोटल इनऑल 100% जो था वो कैसा था? हाइब्रिड था। 40 मिनट पे 50% हाइब्रिड है और 50% लाइटर है, लाइट वाला N15 वाला। 60 मिनट पे 25% हाइब्रिड है, 75% लाइटर है। 80 मिनट पे 12.5 और 87.5। 100 मिनट पे 6.25 और इधर आपका हो जाएगा 93.75। इतना लंबा आपसे ना पूछा जाएगा, 3 पीढ़ी तक का हो तो पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, रट्टा मार लीजिएगा। लॉजिक वाली बात है, समझने वाली, समझने का टाइम नहीं है। 17 तारीख को पेपर है, वरना बेटा हम तुमको खूब अच्छे से समझाते थे। समझाना तो मैं बहुत अच्छे से आता, लेकिन अभी समय नहीं है। आगे चलते हैं, रट्टा मारिए, आगे चलिए। एंजाइम का संबंधित कार्य के साथ सही मिलान करें। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण, हेलिकेज का डीएनए हेलिक्स को खोलना, लाइगेज का छोटे खंडों को एक साथ जोड़ देता है। सभी सही हैं। आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयोगात्मक रूप से मैथ्यू मिशेल्सन और स्टाल द्वारा साबित करी गई? तो इन्होंने असंरक्षित डीएनए प्रतिक्रयण को साबित किया था। आगे चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनिए। अच्छा जी, और सुमेलित करिए। बहुत अच्छा जी। मिशेल ने क्या किया? न्यूक्लियन की खोज करी, तो एक अपोजिट लिख लीजिए 2। ग्रिफिथ ने क्या किया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो इन्होंने एस निमोनिया ले लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो लिखा नहीं। हर्षे ने क्या किया था? इन्होंने साबित कर दिया कि भैया ये जो है हमारा हर्षे ने यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। वॉटसन क्रेग ने क्या किया था? डीएनए डबल हेलिक्स दिया था, इसके आगे एक लिख लीजिए। विल्सन और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था, इसके आगे आप 5 लिख लीजिए। तो इसके आगे सी के आगे आप 2 लिख लीजिए। सी के आगे क्या रह गया? एक्टिरो ऑफ गैस। ये कहीं कुछ वो हो गया, मिसप्रिंट है, इसको आप ये लिख लीजिए। चलिए 4।
तो 2 3 4 1 5 इसको आप मिलाइए, आगे चलिए। ग्रिफिन ने निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया और चूहों के साथ अपने काम में पाया कि आर कोशिकाओं के पॉलीसैकेराइड कोट ने निमोनिया का कारण बना। पॉलीसैकेराइड कोट निमोनिया का कारण नहीं बना था। एस कोशिका के कुछ ऊष्मा स्थिर रसायन को एस कोशिकाओं में बदलने के लिए आर कोशिकाओं में स्थानांतरित किया गया। ठीक बात है। गर्मी से मरी हुई एस कोशिकाएं निमोनिया का कारण तभी बन पाती हैं जब आर कोशिकाओं के डीएनए द्वारा रूपांतरित हो जाती हैं। गलत बात है। चिकनी एस कोशिकाओं से प्रोटीन कोड किसी न किसी आर कोशिका को बदलने में ये बात भी गलत है। हमारा बी वाला आंसर सही है। निम्नलिखित को पढ़िए और सही चुनिए। क्रोमेटिन के हल्के पैक और हल्के दाग वाले क्षेत्र को हीट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। गलत। क्रोमेटिन के घने पैक गहरे रंग वाले को यूक्रोमेटिन कहते हैं। गलत। एक विशिष्ट न्यूक्लियोसोम में ये हम लोग का रिपीट हो गया क्वेश्चन, यही वाला थर्ड वाला ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। डी और आरएनए दोनों उत्परिवर्तन करने में सक्षम। ठीक। आरएनए अस्थिर होने के कारण तेज दर से। ठीक। आरएनए उत्प्रेरक गुण दिखाता है। ठीक। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल की उपस्थिति आरएनए को। गलत। तो 3 सही हैं, ये भी आपका रिपीट हो गया। चलिए क्या है, 50 क्वेश्चन लगभग आपके लग गए हैं। अगले लेक्चर में आपको फिर मिलता हूँ इसी तरह के 40-50 क्वेश्चन को लेकर, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। अब इसमें जो आपका रह गया है, रेप्लिकेशन तक के कुछ क्वेश्चन आ गए, ट्रांसक्रिप्शन रह गया है और आपका लैकोपेरोन वगैरह रह गया। तो अगली लेक्चर में वो निपटाते हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जो करना हो कर लीजिए। तो करिए, पढ़िए और अपनी नीट की तैयारी करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।